इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ। हम बहुत सारे वीडियो अपलोड करेंगे जो गेट बी एग्ज़ाम को लेकर के हैं। CSIR, JRF, DBT JRF जिसे आप बैट के नाम से भी जानते हैं, ICMR JRF, IRS। इंडिड बहुत सारे PhD के एंट्रेंस में और MSc के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। गेट बी जिसे हम लोग JNU SAP के नाम से भी जानते हैं, 2022। हम इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस पर जा रहे हैं और ये है पार्ट 3। क्वेश्चन है 494। RNA जिसे हम लोग इंटरफ्रेंस RNA भी कहते हैं और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग इज अ कंजर्व्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ। हमने पाया है कि काफ़ी सारे RNA को कंट्रोल किया जाता है ट्रांसक्राइब ना होने दे करके। मान लीजिए कि न्यूक्लियस में से कोई पर्टिकुलर जीन का RNA बन के बाहर निकल करके आया, तो कुछ स्पेशल RNA होते हैं जो उन्हें पहचानते हैं और वो RNA आके यहाँ बाइंड कर जाएंगे। ये RNA साई या माई RNA हो सकते हैं डिपेंडिंग कि ये कैसे यहाँ अवेलेबल है। और इस डबल स्टैंडर्ड RNA स्ट्रक्चर को पहचान करके बाद में मैसेंजर RNA को भी डिग्रेड कर दिया जाता है। इसलिए इस पूरे सिस्टम में जो एक्टिवेशन वाली कहानी है वो डबल स्टैंड RNA को देख करके एक्टिवेट होता है सिस्टम। क्वेश्चन की आईडी है 1976। क्वेश्चन 516। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आमतौर पर उन्हें बोलते हैं जिनके पास MSC सेकंड दिखाने की एबिलिटी होती है और ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं T हेल्पर सेल्स को। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। फाइब्रोब्लास्ट, न्यूट्रोफिल, डेंड्रिटिक सेल, एपिथेलियल सेल्स। तो इनमें से डेंड्रिटिक सेल प्रोफेशनल सेल्स हैं। इंडीड ये वो भी हैं जो मैक्रोफेजी भी दिखाती हैं और इसीलिए काफ़ी बढ़िया है MSC सेकंड के द्वारा एंटीजन प्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2063। क्वेश्चन है 492। लैक रिप्रेसर ऑफ ई कोलाई कंटेन्स डैश DNA बाइंडिंग मोटिव। हम ये जानते हैं कि लैक ऑपरॉन जिसे आप बोलते हो तो उसमें Z, Y और A नाम की जीन होती हैं और इसी में एक ऑपरेटर है और प्रमोटर है। तो लैक I का प्रोडक्ट जो कि एक प्रोटीन है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बना और फिर ये प्रोटीन आकर के बाइंड करता है DNA के साथ में सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। तो इस प्रोटीन के पास DNA से चिपकने की एबिलिटी होनी चाहिए और हमने ये भी पाया है कि जो प्रोटीन DNA से बाइंड करते हैं उन पर DNA से बाइंड करने के लिए कुछ सेलेक्टिव मोटिव्स पाए जाते हैं, जैसे कि हेलिक्स टर्न हेलिक्स HTH, हेलिक्स लूप हेलिक्स HLH, ल्यूसीन जिपर, जिंक फिंगर। इनमें से हेलिक्स टर्न हेलिक्स ये वो मोटिव है जो लैक रिप्रेसर में पाया जाता है। अलग अलग तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या फिर जीन रेगुलेटर्स में ये बाकी टाइप के मोटिव भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1965। क्वेश्चन नंबर 517। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। असर्शन A क्या कह रहा है? पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड टू द सेम एंटीजन बट रिकॉग्नाइज डिफरेंट एपिटॉप्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन R दे रखा है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट B सेल्स क्लोन ऑफ द बॉडी। तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है, हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है। हमें ये भी बोलना होता है कि वो डिफरेंट B सेल्स सेम एंटीजन को पहचानती हैं। अब मान लीजिए ये एक एंटीजन है, इस एंटीजन पे कई जगह बाइंडिंग साइट हैं जिन्हें हम लोग एपिटॉप्स बोलते हैं और हमारे एंटीबॉडीज आकर के इन्हीं से बाइंड करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक B सेल है जो इसको पहचानती है 1, और एक और B सेल है जो इसको पहचानती है 2, और एक और B सेल है जो इस वाले एपिटॉप को पहचानती है नंबर 3। तो सारे के सारे B सेल सेम एंटीजन पहचान रहे हैं, एंटीजन नाम है A। अब अगर मैं इन तीनों सेल्स को मिलाकर के इनसे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा लूं तो जो एंटीबॉडी के टाइप होंगे ये अलग अलग एपिटॉप को पहचानने वाले होंगे लेकिन सेम एंटीजन के। अब क्योंकि ये तीनों B सेल्स डिफरेंट थी, इनके क्लोन बनेंगे, उनसे एंटीबॉडी बनेंगे, तो इसको हम लोग पॉलीक्लोनल बोलते हैं। इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, जो कि काफी हद तक ठीक आंसर लग रहा है 2065। बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं। A करेक्ट है, R नहीं, A नॉट करेक्ट एंड R इज करेक्ट। ये सारी बातें खराब हैं। मैं इसको सही ऑप्शन इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि पॉलीक्लोनल को जस्टिफाई करने के लिए मुझे ये बात चाहिए कि डिफरेंट B सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एंटीबॉडीज। अगर एक यही सेल को मैं आगे डिवाइड करा लूं, वन टाइप की ही बहुत सारी B सेल तैयार कर लूं
और फिर इनसे एंटीबॉडी बनाऊं तो उन्हें बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 517 का करेक्ट आंसर है 2065। क्वेश्चन नंबर 548, पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ thiazolidine ring fused to a beta-lactam ring to which a variable R group is attached। इस वेरिएबल आर ग्रुप के बेस पर हम लोग पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन ओ के नाम से जानते हैं। दिस एंटीबायोटिक इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग। इनहिबिट सबसे पहला एंटीबायोटिक था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम से इसको डिस्कवर किया था। हालांकि बाद में इसे पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने लगे। यान फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इसको, और इसको डिस्कवर करने के बाद बहुत सारा फायदा हुआ, बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज कर पाए। ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे खास तौर पे हमला करता है। ये कुछ तोड़ता नहीं है, ये केवल बनने से रोक देता है। हम जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास बाहर एक सेल वॉल लगी होती है, तो जब भी कभी ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा या डिवाइड करेगा तो सेल वॉल को दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन एक एंजाइम है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज। इस एंजाइम का काम है कि नैग की जो चेन्स हैं इनको क्रॉस लिंक करना बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड्स। तो अगर ये एंजाइम काम ना करे तो पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाती, नतीजा बैक्टीरिया की सेल वॉल कमजोर हो जाती है और फिर ऑस्मोटिक स्ट्रेस की वजह से ही बैक्टीरिया मर जाता है। इसलिए पेनिसिलिन केवल ग्रोइंग बैक्टीरिया पर असर दिखाता है और पेनिसिलिन इसी एंजाइम का इनहिबिटर है, ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेज। क्वेश्चन की आईडी है 548 और करेक्ट आंसर है 2192। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स वेरी फ्रॉम 50 to 80%। स्टेटमेंट 2 है रिकम्बिनेशन कैन अकर एनीवेयर अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए, अगर हम लोग कभी दो लिंक्ड जीन्स की बात कर रहे हैं जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो मैक्सिमम रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50 हो सकती है, 50 से ऊपर नहीं। इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। रिकम्बिनेशन कहीं भी हो सकता है, मतलब दो क्रोमोसोम है मेरे पास, तो उनके बीच में किसी भी पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। यह स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत हो गया। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, गलत हुआ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है, सेकंड करेक्ट है। यह है इसका सही आंसर 2204। साथ में यह भी याद रखिए कि जब हम लोग मैप्स दिखाते हैं कि भाई कोई सी जीन के बीच में मैप कहां पर है, मान लीजिए यहां ABCD डिफरेंट जीन्स हैं क्रोमोसोम के ऊपर, तो हम उनके बीच में डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैप का जिक्र करते हैं। हम उन्हें सेंटीमोर्गन से इंडिकेट करते हैं, जैसे कि 25 सेंटीमोर्गन, 15 सेंटीमोर्गन। और ये सेंटीमोर्गन और कुछ नहीं होता, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो भी आया आपका, जैसे मान लीजिए 5% रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किसी डाटा में दिखाई दे रही है मुझे, तो परसेंट को हटा दो, इसकी जगह पर सेंटीमोर्गन लिख दो। क्योंकि मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने बहुत सारे बढ़िया काम किए थे, तो उनको इज्जत देने के लिए हम यहाँ सेंटीमोर्गन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही होती है। क्वेश्चन नंबर 518, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। भाई एंजाइम के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है कि एंजाइम कैसे काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और यहां पूछा गया कि कौन सी बात एप्लीकेबल नहीं है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट तलाशना है। पहला स्टेटमेंट है द रिएक्शन प्रोसीड्स विद द कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू अ हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्शन आमतौर पे सबस्ट्रेट को हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करती है, ये ट्रू है। हमने देखा भी था कि ग्राफ में एनर्जी वाले में सबस्ट्रेट पहले हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है और फिर बाद में जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एंजाइम अल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जिसे आप के इक्विलिब्रियम बोलते हो। तो देखिए, एंजाइम्स कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा या स्लो आएगा ये एंजाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन एंजाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये है स्टेटमेंट फॉल्स। एंजाइम डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। तो देखिए, सबस्ट्रेट और इंटरमीडिएट के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जब एंजाइम होगा तो ये गैप कम हो जाता है, इसलिए एंजाइम जल्दी से रिएक्शन को करवा देते हैं। स्टेटमेंट ट्रू है। सम एंजाइम्स इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, ये बात भी करेक्ट है। हमने कई जगह पर, जैसे कि लिपिड का ऑक्सीडेशन की बात करें,
या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने काफ़ी सारे प्रोटीन्स या एंजाइम्स ऐसे देखे हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। इंडियट जहाँ जहाँ आप रिडॉक्स रिएक्शन देखते हो, FADS2 का इन्वॉल्वमेंट, NADH का इन्वॉल्वमेंट, NADPH का, उन सब जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन की ID 2072 भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो एप्लीकेबल नहीं है वो है क्वेश्चन की ID 2070।